अब मैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप की बात करूंगा आपसे सर्वप्रथम कि आखिर उसका स्वरूप कैसा है या किस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए, जब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी आप लोगों से मैंने कहा था कि स्वरूप, कारण, प्रारंभ, चूँकि जो हमारे 1857 का जो विद्रोह हुआ है, इस पृष्ठभूमि को हम सर्वप्रथमतः परीक्षा के लिहाज से समझ रहे हैं कि आखिर किस किस तरीके का प्रश्न आएगा। तो देखिए, इस स्वरूप का अध्ययन करते समय मैं आपको बता दूं कि इसकी पृष्ठभूमि को भी थोड़ी समझ लेना जरूरी है। देखिए, 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, 23 जून 1757, पलासी का युद्ध। ये पलासी का युद्ध बंगाल में घटित हुआ। इस विद्रोह में या इस युद्ध में एक बड़ी घटना ये घटित हुई कि उस समय अंग्रेजों ने छल से पलासी का युद्ध जीत लिया और समस्त बंगाल पे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 1757 वह वर्ष तिथि है जहां से अंग्रेज अपनी चीज़ों से परिचित कराना शुरू करता है भारतीयों को। यानी कि उनकी शोषण की प्रवृत्ति भी यहाँ पे हम बढ़ती हुई पाएंगे, क्योंकि अब वो एक व्यापारी नहीं है, बल्कि वह अब धीरे धीरे व्यापारी से एक प्रशासनिक दायित्व और राजनीतिक जो अधिकार होते हैं उनका भी कहीं न कहीं भारतीय पृष्ठभूमि में धीरे धीरे हस्तांतरण करना शुरू कर चुका था। उसका पहला जो हमें उदाहरण दिखाई देता है वो पलासी के युद्ध से हम मान सकते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का विचार है कि बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह जब इसने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जब पराजित किया इनको अंग्रेजों ने, तो उसके बाद प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था उन्होंने शुरू की। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि मोटी अगर देखें तो 1757 से ही बन जाती है। 1757 के विद्रोह यानी कि भारत में 1757 से शुरू होकर भारत में जो ब्रितानी सत्ता जो कि 100 वर्ष अब पूरे कर चुकी थी, यानी कि 1857 में पूरे कर रही थी, उसी के पूर्व संध्या पर कुछ भारतीय सैनिकों के द्वारा अचानक से जो विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद नजर आता है। यानी कि अंग्रेजी इतिहासकार जो सामान्य रूप से इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया या फिर कहें हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं, इस तरीके से वो करार देते हैं कि नहीं ये था, आरोप लगाते हैं कि ये अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीयों की एक सोची समझी साजिश जैसी थी, इस तरीके की बात। जबकि अधिकांश जो भारतीय विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, यह कोई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कोई वो षड्यंत्र नहीं है, ना ही यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ना ही यह सामंतवादी प्रतिक्रिया है, ना ही सिपाहियों का विद्रोह है, बल्कि यह मूल में कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भारतीय इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं। कह सकते हैं कि भारतीय इतिहासकारों का मूल मत है कि राष्ट्रीय आंदोलन था 1857 का विद्रोह, ठीक। लेकिन अंग्रेज इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय कह रहा है नहीं, यह राष्ट्रीय आंदोलन था। दूसरी चीज़, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, यह एक ऐसा आंदोलन था या विद्रोह था जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यह किया गया। एक विद्वान है लॉरेंस, ब्रिटिश विद्वान हैं, दूसरे शिले, तीसरे ट्रेवेलियन, चौथे माल्सन, टी.आर. होम्स, ये तमाम विद्वान जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे मात्र सैनिक विद्रोह कहा। जबकि अगर मैं पैसिफिक रूप से बताना शुरू करूंगा तो आपको मैं यह बताऊंगा कि कौन क्या कहता है मूल रूप में। जैसे अगर मैं कहूं कि सर आउट्रम और डब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम। यानी कि 1857 का विद्रोह नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिमों का आपसी षड्यंत्र था। दूसरा, जॉन लॉरेंस और शिले जैसा इतिहासकार जो कि ब्रिटिश इतिहासकार है, कहता है नहीं नहीं, केवल सैनिक विद्रोह है। फिर एक तीसरा वर्ग आता है, यानी कि टी.आर. होम्स। ये भी कैसा है, ये भी पाश्चात्य इतिहासकार है जो कि कह रहा है कि बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था, वाइट वर्डन थ्योरी। समझ रहे हैं, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है ऐसी चीज़ों को बताते समय। इन्होंने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध था, टी.आर. होम्स साहब। अब ये अपने आप को सभ्य बता रहे थे और भारतीय
परिवेश को, भारतीय जनमानस को इन्होंने बर्बर बताने का प्रयास किया। उस सभ्यता को ये बर्बर बता रहे थे जब ये और इनके पूर्वज जब आदिवासी बन के घूम रहे थे। उस समय भारत में जनपद, महाजनपद जैसे संगठन, जो राजनीतिक संगठन है, उनकी संरचना हो चुकी थी। भारतीय सिविलाइज ढंग से जीना सीख लिए थे और उन्होंने वेद जैसे बड़े शास्त्रों की भी रचना की, बाद में उसके पूरक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो हमें बता रहे थे कि नहीं, ये बर्बर लोग हैं, यानी कि इनके सामने हम बर्बर थे और ये बहुत सभ्य लोग थे। ये हमें सभ्य बनाने भी अभी आएंगे। अभी आगे जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे व्हाइट ब्रेन थ्योरी क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, अंग्रेजों की इसके पीछे की मंशा क्या है। पूरी दुनिया में जहाँ भी अंग्रेज जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, हम लोग सभ्य हैं, बाकी सब बर्बर हैं, इनको सभ्य बनाने के लिए हम आए हैं, इनको हम ढंग सिखाने आए हैं। ठीक है, और ढंग सिखाने में पता लगता था कि हर एक वस्तु का बारीक तरीके से शोषण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, एक बेहतरीन स्पंज लेके चलते थे जो सारी चीज़ों को सोख लेता था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों से कि एक जो भारतीय प्रशासक है वो कहता है कि हमारी जो नीति है या ब्रिटिश नीति है कुछ इस तरीके से कार्य करती है कि गंगा के किनारे हर एक महत्वपूर्ण चीज़ों को सोख कर टेम्स के किनारे निचोड़ कर रख देती है या गिरा देती है। इस तरीके से जो बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सब थ्योरी उसी से जुड़ेगी। लेकिन प्रारंभिक रूप से ये हम समझ लें कि जैसे हमने कहा सर जेम्स आउट्रम, टेलर, जॉन लॉरेंस, फिर टी.आर. होम्स का मैंने नाम लिया कि इस तरीके से इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, फिर एक ने कहा केवल सैनिक विद्रोह है, फिर एक कहता है टी.आर. होम्स की बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध था। एक भारतीय इतिहासकार है जो लगभग काफ़ी बाद में 1905-6 के आसपास उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उन्होंने अपने पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नाम था उनका वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को उन्होंने कहा। दूसरी चीज़ हम यह देख लें कि जब लॉरेंस, टी.आर. होम्स जैसे बड़े बड़े इतिहासकार इस दावे को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि नहीं, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, उसी में से कुछ भारतीय भी ऐसे थे जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, यानी कि अंग्रेजी विचारों का समर्थन कर रहे थे और मान रहे थे कि नहीं नहीं हुजूर माई बाप, ये तो बस सैनिक विद्रोह ही था, ये कुछ था ही नहीं। वो थे, उनमें एक नाम आता है दुर्गादास बंदोपाध्याय और दूसरा नाम आता है सर सैयद अहमद खान। यानी कि ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हाँ में हाँ खूब मिलाई। कारण भी उसका है, इनके हाँ में हाँ मिलाने के पीछे एक जो ऐतिहासिक लॉजिक था वो यह था कि जो सर सैयद अहमद खान थे, जो कि उस समय कह लीजिए कि बिजनौर एक जगह है, वहाँ पे सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश विचारधारा के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं, तो उन्होंने इसमें हाँ में हाँ मिलाया। दूसरी चीज़, सर सैयद अहमद खान बाद में हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि यहाँ पे अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है वहाँ से भी जुड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इन्होंने मुस्लिमों को ईसाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया और इंग्लिश शिक्षा के लिए भी इन्होंने, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के लिए मुसलमानों को काफ़ी बल देकर उनको आगे ले आए, मुख्य धारा में ले आए। चूँकि इनका मानना था कि अगर मुसलमानों को भारतीय परिवेश में रहना है और अपने हित को साधना है तो उन्हें अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी वफादार रहना होगा। इस तरीके की बात इनका रहा। हालांकि इन्होंने जो अपने विचार रखे, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, नाम था एन एसे ऑन द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसी में इन्होंने इसे सैनिक विद्रोह करार दिया, यानी 1857 के विद्रोह को। परंतु यह व्याख्या भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि पूर्व में जो व्याख्याएं अंग्रेज या ब्रिटिश इतिहासकारों ने की, उसी तरीके की व्याख्या सर सैयद अहमद खान करते नजर आ रहे हैं, उसी तरीके की व्याख्या दुर्गादास बंदोपाध्याय करते आ रहे हैं। यानी कि इन्होंने अंग्रेजियत और अंग्रेजी विचारधाराओं में हाँ मिलाने का कार्य किया। दूसरी चीज हम देखते हैं, यद्यपि यह विद्रोह प्रारंभिक रूप से देखें तो सैनिकों से प्रारंभ हुआ था, परंतु अधिकांश जगहों पर इसका प्रसार आम जन में पहुंचने लगा। धीरे धीरे जनता का हर एक वर्ग इस विद्रोह से कहीं न कहीं प्रभावित होने लगा और विद्रोह में भाग लेने लगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे
जनता ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा नहीं लिया या विद्रोह से बिल्कुल खुद को अलग थलग रखा। 1858-59 ईस्वी के अभियोगों में हजार ऐसे असैनिक लोग थे जिनको दंडित किया गया है, जिससे पता चलता है कि नहीं, विद्रोह में भागीदारी सैनिकों के साथ साथ आमजन की भी थी। फिर भी कुछ विचार अन्य हैं जो 1857 के बारे में ढेर सारी कहानियां कहते हैं। इन्हीं में से एक विचार है LER रिज उनका नाम है। उन्होंने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो इस मत से सहमत होना काफ़ी कठिन है, क्योंकि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध करना यानी या युद्ध था, तो भाई धर्मांध कौन है और ईसाई के खिलाफ वो विद्रोह क्यों करेगा? क्योंकि ईसाई उस समय भले सत्तासीन हो या सत्ता में हो, लेकिन ईसाई में ऐसे और हिंदुओं के बीच या मुस्लिमों के बीच ऐसे कोई ऐसे कारण नहीं है जहाँ पे इस तरीके के कर्तव्यों का निर्वहन आम जनता उस समय कर रही हो या इसकी पुष्टि किसी ऐतिहासिक व्याख्या में की गई हो। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। इस तरीके के तथ्य महज जो है कल्पनीय दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युग, इसकी पहले ही मैंने चर्चा की थी। और एक अन्य इतिहासकार हैं सर जेम्स आउटरम और टेलर, जो कि हिंदू मुस्लिमों का सम्मिलित कहते हैं कि एक सम्मिलित षड्यंत्र की तरह था। तो सम्मिलित षड्यंत्र, अगर कहो कि हिंदू मुस्लिम मिल गया आपस में और उन्होंने समझ लिया कि नहीं ये ब्रिटिश लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं, तो उनके पेट में थोड़ी दर्द हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का और उसकी षड्यंत्रों का परिणाम था कि उन्होंने ब्रिटिश शक्ति के खिलाफ एक विद्रोह किया। हालांकि हम कुछ भी करें, बात तब ज़्यादा हद की हो जाती है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इस बात को मानता है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक व्यक्ति है, नाम है या कहिए प्रसिद्ध नेता के रूप में था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, नाम था बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली जो कि रूढ़िवादी दल का नेता थे और 27 मई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि यह सैनिक विद्रोह था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यह सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था। पहली बार ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश संसद में सांसद के द्वारा, ब्रिटिश सांसद के द्वारा जो बोला गया, और जिसने बोला उसका नाम बेंजामिन डिज़रायली है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, हमने यह भी कहा था आप लोगों से कि हमें हमारे बाद की जो इतिहास लेखन की जो परंपरा 1857 के विद्रोह को लेकर रही, वो भी कुछ ढिलमुल प्रक्रिया के तहत चलती रही। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाई देता है, वहाँ भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं, आना जाना तमाम तरीके के लोगों का दिखाई देगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ मैं आपसे बताऊं कि एक इतिहासकार हैं, नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई थी, नाम था द ग्रेट रिवेलियन। क्या नाम था? द ग्रेट रिवेलियन। देखिए, इस पुस्तक में मूल रूप से कहा जाए कि भारतीय इतिहासकार हैं, इनके द्वारा लिखी गई। इस विद्रोह में, इस पुस्तक में सबसे पहले इसे विद्रोह के रूप में बताया गया। कहा गया कि नहीं, यह प्रथम विद्रोह था जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा गया या हुआ। ठीक। दूसरी चीज, बीडी सावरकर, मैं नाम ले रहा था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने एक किताब लिखा था। कब लिखा था? 1909 में। 1909 में एक किताब लिखा, नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो लिखा गया, उसमें पूरी तरीके से सावरकर साहब ने बताने का प्रयास किया है कि यह पूरी तरीके से सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। पहली बार एक शब्द आया कि स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, अपने प्रयास में भले असफल रहा हो, लेकिन सही मायने में लड़ा गया, अपने अधिकारों को रखा गया। दूसरी चीज, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कई
इतिहासकारों के जत्थे को आसपास बुलाना शुरू किया ताकि 1857 के विद्रोह को ठीक ठीक संकलित किया जा सके। देखिए होता क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई भारतीय इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति की चर्चा भी की, और इस प्रकृति की चर्चा करने में जो प्रमुख नाम था, मैंने अभी उनकी पुस्तक का नाम बताया था, ठीक है, एक अशोक मेहता का भी मैंने नाम लिया था। उसके बाद एक प्रमुख नाम आता है एस.एन. सेन का। एस.एन. सेन ने भारत सरकार के कहने पर एक किताब लिखा, नाम था 1815-7। इस पुस्तक को आयोग ने कई बार पूछा है। 1815-7 किसकी पुस्तक है? एस.एन. सेन की। इसका ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में एस.एन. सेन ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, राष्ट्रीय संग्राम 1857 के विद्रोह को नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह कहना भी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे सैनिक विद्रोह तक सीमित रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि उन्होंने सैनिक विद्रोह संज्ञा देने को गलत माना, क्योंकि उनका हवाला था कि यह कहीं भी केवल सैनिक वर्ग तक सीमित नहीं दिखाई देता है, बल्कि यह विद्रोह धीरे धीरे सैनिकों से आम जनमानस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके की बात इन्होंने कही। यानी कि एस.एन. सेन के पीछे जो तर्क था, जो उनका अपना विचार था, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। दूसरी चीज़, इन्होंने दूसरा तर्क दिया कि अवध एक ऐसा क्षेत्र हमें दिखाई देता है जहाँ पे न केवल सैनिक बल्कि सैनिक से के साथ साथ शिल्पी, जुलाहा, किसान, ये तमाम लोग कहीं न कहीं विद्रोह में सम्मिलित थे, और लगभग अवध का प्रत्येक वर्ग विद्रोह से जुड़ा हुआ था। तो हम इसे अवध में विद्रोह नहीं मान सकते, बल्कि जन आंदोलन कह सकते हैं। इस तरीके की बात को उन्होंने रखा। ठीक है, अगर हम देखें इन सारे तर्कों को, तो हमें यह भी दिखाई देता है कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले लिखने के लिए सरकार ने या भारत सरकार ने जो पहला इतिहासकार नियुक्त किया था, उसका नाम था आर.सी. मजुमदार। आर.सी. मजुमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु कुछ सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने क्या किया कि यह कार्य करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से जरूर 1857 के विद्रोह को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 1857 के विद्रोह को प्रदर्शित करती हुई उनकी एक पुस्तक है आर.सी. मजुमदार की, नाम है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर जाता हूँ, बोलने में हो जाता है। दूसरी चीज़, यह पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। इसमें इनका जो तर्क था बिल्कुल अलग था। अन्य जो पीछे जितने भी हम इतिहासकार पढ़ रहे थे, चाहे वो विदेशी हों देसी हों, उनसे बिल्कुल अलग आर.सी. मजुमदार का तर्क था। यानी कि उन्होंने अपने तर्कों को उन अध्यायों में स्पष्ट और करने का प्रयास किया जो कि भारतीय विद्या भवन के द्वारा छपी हुई थी, जिसका जो अध्याय था या जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था, एक उसका शीर्षक मूल रहा है द ब्रिटिश पारामाउंटेंसी एंड द इंडियन रेजिनेंस पार्ट 1। ये भी एक अलग तरीके की किताब है, जहाँ पे उन्होंने बताने का यह प्रयास किया है कि 1857 का विद्रोह या तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने इन सारी बातों को एक साथ लिखा। कहने का तात्पर्य है कि यह तथाकथित प्रथम
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि तीनों बातों का एक साथ इन्होंने खंडन किया और उसके पक्ष में इन्होंने कई तर्क भी अपने रखे कि कैसे प्रथम नहीं है स्वतंत्रता संग्राम, कैसे राष्ट्रीय नहीं है और कैसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। ठीक है, उसको बताने का प्रयास किया। हालांकि मजुमदार ने इस विद्रोह का क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा है, तो हम पूरी तरीके से इनकी बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इनके जो अध्ययन में है उसमें कुछ भ्रांतियों का भी समावेश दिखाई देता है, यानी कि कुछ भ्रांतियां भी हमें देखने के लिए मिलती हैं और कुछ चीज़ों पर इस विद्रोह में गंभीर प्रवाह के प्रति कह लीजिए कि